अक्सर हम पूछते हैं कौन जीता, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली कहानी तो ये है कि एक जनादेश बनता कैसे है, भारतीय लोकतंत्र के दिल में, जमीन पर, लोगों के बीच। आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट हुसैनगंज के जनादेश की इसी बनावट को परत दर परत समझेंगे। उत्तर प्रदेश, सोचिए, 403 विधानसभा क्षेत्र, हर एक सीट की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान, और हुसैनगंज उन्हीं में से एक है। इसे सिर्फ एक चुनावी नक्शा मत समझिए, ये तो एक आईने जैसा है जिसमें हमें भारत की राजनीति की बड़ी तस्वीर, उसकी सारी जटिलताएं साफ नजर आती हैं। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। इस नक्शे से आगे बढ़कर हुसैनगंज के असल किरदार को समझते हैं, जानते हैं कि वहाँ की जमीन क्या कहती है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं और वो किन दबावों के साथ अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हैं। हुसैनगंज की पहचान उसकी जमीन से है, इसकी बुनियाद है खेती बाड़ी, और यहाँ की राजनीति का जो ताना बाना है वो कुर्मी, कुशवाहा, यादव, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समुदायों के धागों से बुना गया है। लेकिन अब इस ताने बाने में एक नया चमकीला धागा भी जुड़ गया है, यहाँ के नौजवानों का जो मौके तलाश रहे हैं। और ये सब कुछ एक ऐसी जमीन पर हो रहा है जो मॉनसून के हर उतार चढ़ाव को, हर झटके को सीधे महसूस करती है। और बस यहीं पर इस इलाके का सबसे बड़ा तनाव सामने आता है। एक तरफ है खेती किसानी, वो पारंपरिक रोजी रोटी जो अब दबाव में है, और दूसरी तरफ है एक नई पीढ़ी की उम्मीदें, उनके सपने। ये जो टकराव है ना, परंपरा और आकांक्षाओं के बीच, यही हुसैनगंज की राजनीति को दिशा देता है। तो जमीन को समझने के बाद अब बात करते हैं वहां के लोगों की। उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, वोट देना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता। हर वोट के पीछे लोगों की जरूरतें होती हैं, उनकी शिकायतें होती हैं और उनकी उम्मीदें छिपी होती हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। नहीं, कृषि का संकट, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, टूटी फूटी सड़कें, ये हुसैनगंज के लोगों की रोज की सच्चाई है। और यही सच्चाई तय करती है कि वो किसे चुनेंगे। हवा का रुख इन्हीं सच्चाइयों से तय होता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन शिकायतों को सुनना ये कोई चुनावी तिकड़म नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। हमारे संविधान की बुनियाद ही हर नागरिक की गरिमा पर टिकी है। और जब हम उनकी तकलीफों को सुनते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उसी संवैधानिक मूल्य को जी रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी चिंताओं का, इन तकलीफों का 2022 के चुनाव पर आखिर असर क्या पड़ा? चलिए अब इसका जवाब आंकड़ों में ढूंढते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो नतीजे की एकदम साफ तस्वीर पेश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस आंकड़े से, 3,04,518। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हुसैनगंज के वो लोग हैं जिनकी उम्मीदें और सपने इस इलाके का मुस्तकबिल तय करते हैं। और इन लोगों में से 61.85% ने अपना वोट डाला। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। तो इस भागीदारी का नतीजा क्या रहा? नतीजा बिल्कुल साफ था। समाजवादी पार्टी को मिले 48.78% वोट और भारतीय जनता पार्टी को 35.41%। जीत और हार का फासला 25,181 वोट। अब देखिए, ये एक बड़ी जीत जरूर है, लेकिन ये जनादेश नाजुक भी हो सकता है। इसे संभाल कर रखना होगा, इसे सींचना होगा, तभी ये टिका रहेगा। तो ये 25,000 से ज्यादा वोटों का फर्क आया कैसे? इसका जवाब है सामाजिक समीकरण में। नंबरों के पीछे की कहानी है ओबीसी मुस्लिम वोटों का एक साथ आना। ये वो विजयी गठबंधन था जिसने नतीजा तय कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बहुत ताकतवर समीकरण माना जाता है। लेकिन एक मिनट, हुसैनगंज की कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ कोई भी जीत पत्थर की लकीर नहीं होती। 2022 का ये नतीजा तो बस एक कड़ी है उस इतिहास की जो बताता है कि यहाँ की सियासी जमीन कितनी तेजी से बदलती है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 2012 में सीट गई बसपा के मोहम्मद आसिफ के पास, फिर आया 2017 और बीजेपी की लहर ने सब बदल दिया, और अब 2022 में समाजवादी पार्टी की उषा मौर्य यहां से जीती। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हुसैनगंज का वोटर
किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो बदलाव से बिल्कुल नहीं डरता। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। हमने अतीत को समझा, नतीजों का विश्लेषण किया। अब सवाल ये है कि आगे क्या, भविष्य का रास्ता क्या हो? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतना सफर का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली काम तो लोगों का भरोसा जीतना और उसे कायम रखना है। एक मजबूत जनादेश बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीति चाहिए। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी 4 स्तंभों वाली रणनीति। पहला स्तंभ चुनावी, अपने बेस को मजबूत करो और नए वोटरों को जोड़ो। दूसरा संगठनात्मक, पार्टी की जमीनी टीम को दोबारा ताकतवर बनाओ। तीसरा नैरेटिव, विकास की एक ऐसी कहानी बनाओ जो सबको साथ लेकर चले। और चौथा स्तंभ संसाधन, पैसे और डेटा का सही और असरदार इस्तेमाल करो। अब किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। ताकत क्या है? मौजूदा विधायक का लोकल होना और एक मजबूत ओबीसी मुस्लिम वोट बेस। कमजोरी, पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर उतना मजबूत नहीं है और विधायक ने पहले पार्टी बदली थी तो विश्वास का एक सवाल बना रहता है। मौके भी हैं, गांव के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नाराजगी है और युवा वोटर बढ़ रहे हैं। और खतरा, सामने वाले की पैसे की ताकत और ध्रुवीकरण की राजनीति। आज के दौर में नौजवानों तक पहुंचने के लिए डिजिटल तरीके बहुत कारगर हैं, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ताकत के साथ हमेशा जिम्मेदारी आती है। भारत का जो डेटा संरक्षण का कानून है, वो साफ कहता है कि हर वोटर की निजता, उसकी प्राइवेसी सबसे ऊपर है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन हमेशा कानून और संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं और ये हिस्सा सबसे अहम है। सवाल ये है कि एक चुनावी जीत को जनता के भरोसे में कैसे तब्दील किया जाए, एक ऐसा भरोसा जो लंबा चले। चलिए, मौजूदा विधायक उषा मौर्य के स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। भरोसे के मामले में स्थिति अच्छी है, लेकिन पार्टी बदलने वाली बात को लेकर जो शक है उसे दूर करना होगा। काम के मोर्चे पर उन्हें जमीन पर काम करके दिखाना होगा, प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। और जहां तक छवि की बात है, उनकी गांव की पढ़ी लिखी बेटी वाली इमेज एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासतौर पर युवाओं और महिला वोटरों के बीच। और यहीं पर आके पूरी बात का सार सिमट जाता है। देखिए, एक वोट तो बस एक दिन का लेन देन है, लेकिन भरोसा वो एक लंबा रिश्ता होता है, और ये रिश्ता चुनाव के अगले दिन से बनना शुरू होता है। शासन का असली इम्तिहान वोटों की गिनती के बाद ही शुरू होता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। राजनीति की इस बदलती जमीन पर, जहां आज की जीत कल की हार बन सकती है, उस नाजुक से जनादेश को भरोसे की एक मजबूत स्थायी नींव में कैसे बदला जाए, यही हर चुने हुए नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।